का देश था जिसमें लोगों को खाने तक के पैसे नहीं हुआ करते। गरीबी इतनी थी, खाना ना मिलने से लोगों की जान चली जाती। नेचुरल रिसोर्सेज भी नहीं थे। एरिया भाई इतना छोटा कि जूम करने के बाद वर्ल्ड मैप में भी नहीं ढूंढ पाते। पॉपुलेशन की बात करें तो एरिया के हिसाब पॉपुलेशन भी बहुत ज्यादा, स्क्वायर किलोमीटर 7,000 से ज्यादा लोग। सेम एरिया में 430 लोग। अब इसमें इंडिया है। यहाँ पे इंडिया से इधर एक छोटा सा पॉइंट है। ये इतना छोटा पॉइंट है कि आप जूम करके भी देखोगे, जूम भी करोगे तो नहीं देख। इसको जूम किया तो ये सिंगापुर का मेन लैंड के बगल में छोटे छोटे 64 आइलैंड नेचुरली है, कुछ इन्होंने आर्टिफिशियल बनाया। एक चीज और है कि सिंगापुर में जो स्टेट है, जो सिंगापुर एक कंट्री है, उसके अंदर की पूरी कंट्री अलग अलग डिवाइड, जैसे वेस्ट रीजन, नॉर्थ रीजन, इस तरीके से है। सिंगापुर का टोटल एरिया 790 स्क्वायर किलोमीटर। इंडिया से कंपेयर करें तो 4,571 टाइम्स छोटा। इसके बगल में यहाँ पे एक मलेशिया, इस साइड में पूरा इंडोनेशिया। सिंगापुर का बॉर्डर सारा सी से लगा। जो लोकेशन है वो भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट। ये है मलक्का स्टेट, ये है सुंडा स्टेट। स्टेट वर्ड इसलिए इंडियन ओशन और साउथ ओशन एरो पास से होकर गुजरता है। अलग अलग सी या वाटर बेसिन को कोई पाथ से स्टेट कहते हैं। आज की डेट में ये रूट इम्पोर्टेंट 7th सेंचुरी के टाइम से ही बहुत इम्पोर्टेंट हो गया था पूरी दुनिया के लिए। ईस्ट एशिया और वेस्ट एशिया पूरा का पूरा ट्रेड होता है। लिस्ट की चाहे कंट्रीज हो, इंडिया, यूरोप, कोई किसी को दिखते भी सामान पहुंचाना, इन दो रूट्स का यूज किया जाता है। कि किसी रूट को बनाकर भी कोई जाने की कोशिश बहुत ज्यादा पड़ता था। मलक्का स्टेट और सुंडा स्टेट है, इसमें भी अगर कंपेयर करें जो मलक्का स्टेट थोड़ा सा छोटा पड़ता था, उसको ज्यादा यूज किया जाता था। स्टेट के कंपेयर 7th सेंचुरी के सी पोर्ट्स नहीं, इस एरिया पे सुमेरतीन कंट्रोल करते थे। रूट से जितने भी अगर शिप्स आते थे उन सबको ये एक तरीके से टैक्स लेते हैं। ये टाइम के साथ इनका कंट्रोल और राजा आते हैं। और फिर ऐसे ही एक राजा थे राजकुमार सिंगलीन, इनका जब टाइम चल रहा था उस एरिया में, तो एक दिन वो शिकार करने गए। उससे इन्हें चमकता हुआ एक आइलैंड दिखता जो उनको बहुत ज्यादा पसंद आ जाता। ये इस आइलैंड पे चले जाते और इन्हें बताया जाता कुटुमा सीख के पर्टिकुलर जगह पे एक ऐसा जानवर दिखता है इनको। इससे पहले इन्होंने कभी अपनी पूरी जिंदगी में नहीं। यहाँ के जो लोग थे वो राजा को बताते हैं कि शेर यानी सिंह नाम का की तरह दिख रहा है। तभी से राजा इस एरिया को सिंगापुर के नाम से सिंगापुरा रख दिया। आगे चल के ये लोग सिंगापुर बोलने लगे। आज की डेट में अगर आप देखोगे सिंगापुर नेशनल सिंबल है, जो वो लाइन का एक है। ऐसे करके बैक टू बैक राजा आते रहते थे, इस एरिया पे रूल करते रहते थे। डे बाई डे इस रूट की इम्पोर्टेंस थी वो धीरे धीरे के लिए बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है। भी देश थे, इन सबको समझ में आने लगा था कि जो इस पर्टिकुलर ईयर 5007 9 से 11 पोर्तुगीज ने इस एरिया पे कंट्रोल, स्टेट ऑफ मलक्का पे कंट्रोल धीरे पूरी तरीके से अपने कंट्रोल में ले लिया। मलक्का स्टेट के जो एरिया में छोटे छोटे सी पोर्ट उन्होंने बना दिए। पोर्ट बनाने से ये होता है कि जो लंबे रूट पे ट्रैवल कर रहे होते हैं, रुकने की जगह मिल जाती है, उसका मेंटेनेंस हो, कुछ चीजें यहीं पर हो जाती हैं। एरिया होता है, उस एरिया का बिजनेस सिस्टम डेवलप हो काफी फायदा होता है। सारी चीजें देखकर कोई बहुत ज्यादा दिक्कत होने लगती है। लगने लगा कि ऐसे तो करके उनका बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। 1603 में डच कंपनी से अपनी फोर्सेस को पोर्तुगीज को हरा के इस एरिया को कंट्रोल करता। एरिया को कंट्रोल पाने से डच और एरिया के बीच में डच की फोर्सेस काफी स्ट्रॉन्ग थी, तो काफी स्टेट ऑफ मलक्का का जो पूरा एरिया कंट्रोल था वो डच के कंट्रोल में। इधर ये दोनों लड़ने में लगे हुए थे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी रूल कर ही रही थी, वहाँ पर पैसा बनाई रही थी ताकि और साउथ एशिया में भी ट्रेड करते थे। कॉलोनीज बना रखी 100 केसेस न किसी तरीके से इस रूट को सिक्योर करने की कोशिश करते। जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी 10 लोगों से डायरेक्ट फाइट नहीं करना चाहती थी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो स्टेट ऑफ मलक्का है उसको तो छोड़ देती है। जनवरी 89 थॉमस स्टैनफोर्ड को स्टेट ऑफ मलक्का जो एरिया था जिसको सिंगापुर बोला जाता है, और जौहर के सुल्तान इसको कंट्रोल करते थे। यहाँ पर अपने ऑफिसर्स को भेजती है। 19 को जौहर के जो सुल्तान चाय, कॉफी, ठंडा स्टेडियम बेसिकली ये था 8,000 स्पेनिश डॉलर इस सुल्तान को देंगे। इसके बदले में जो पूरा सिंगापुर का एरिया दिख रहा है वो भी अपने कंट्रोल में ले लेंगे। ये चाहे तो जो मर्जी करें इस पूरे एरिया में। यहाँ से जो ब्रिटिशर्स थे जो उन्हें सिंगापुर मिल जाता है, और डच स्टेट ऑफ मलक्का में अपने सी पोर्ट्स बना के रखे। देखिए जो सिंगापुर आज की डेट में जहाँ पे खड़ा स्टेट बिजनेस इकोसिस्टम इतना बड़ा एडवांटेज कंट्री की इकोनॉमी, इसी चीज को लेकर सिंगापुर की तारीफ हमारे पीएम मिस्टर नरेंद्र मोदी, बिल गेट्स, जैक मा सबने की है। और एक कंट्री की बात नहीं है, ये तो वेल प्लान्ड बिजनेस स्ट्रक्चर की। दोनों में वैसे तो लड़ाई नहीं होती है,
एक तरीके से कंपटीशन शुरू हो जाता है। इस वजह से जो छोटा सा एरिया है, जो आइलैंड था जो सिंगापुर, इसकी किस्मत बदलना चालू हो जाती है। जो मलक्का सिंगापुर में बैठी ईस्ट इंडिया कंपनी, ये दोनों ट्राई करते थे जो एरिया इनके कंट्रोल में, वहां से पे सब में ज्यादा शिप्स आ जाएं। कंपटीशन से निपटने के लिए इन्होंने सिंगापुर में बहुत ज्यादा बड़े बड़े सी पोर्ट्स डेवलप करने लगते। सिंगापुर के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज्यादा काम स्टार्ट हो जाए। पोर्ट्स बना रहे थे ब्रिटिशर्स, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्विस देने लगे। कंपटीशन में डच को हरा सिंगापुर पोर्ट्स हर कंट्री के शिप्स के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, मतलब रिलेटिव एक्टिविटी जीरो टैक्सेस लगे। तो ऐसा अनाउंसमेंट होता, बाकी कंट्री के जितने भी शिप्स थे इस पोर्ट्स पे आने ज्यादा लगे थे। इसके पीछे की ईस्ट इंडिया भले ही शिप्स पोर्ट्स पे आ रहे हैं, लेकिन ओवरऑल सिंगापुर का ट्रेड लॉन्ग रन में ईस्ट इंडिया कंपनी मोटा पैसा कमा। ईस्ट इंडिया कंपनी को एक फायदा और था, जो सिंगापुर पोर्ट्स था उसके अलावा और भी काम नहीं करवा। उसका कोस्टल स्लोप था, पानी और जो लैंड ज्यादा अच्छा था। स्लोप खराब होता है तो सिर्फ रिस्क पे आता, जैसे जो पहली पसंद थी सिंगापुर पोर्ट सी था। चाइना, इंडिया, मलेशिया, हर तरफ से लोग यहाँ पर आने लग रहे थे। इसकी वजह से सिंगापुर जो सुनसान टापू था, चाइना, इंडिया और मलेशिया की पॉपुलेशन आके बसने लगती। जहाँ यहाँ पे पॉपुलेशन आके बसने लगती है तो सिंगापुर में ढंग का एडमिनिस्ट्रेटर्स नहीं, का सारा फोकस सिंगापुर सिक्योरिटी पैसा बनाने के ऊपर लगा हुआ। वहाँ की पॉपुलेशन, वहाँ के लोग काम करने की ग्रोथ, उनका डेवलपमेंट, इससे उनको कोई मतलब नहीं। क्योंकि ढंग का एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इससे वजह से इसमें इलीगल काम वगैरह हो गए। सिंगापुर पोर्ट्स था इलीगल एक्टिविटी का अड्डा, उसके नाम से ज्यादा फेमस होने लगा। अलग कंट्री से यहाँ पे लोग अफीम का नशा करने लगे और जुआ खेलते थे। डीलिंग, ट्रेडिंग, कमर्शियल सेक्स वर्क पे ऑपरेट होने लगी। इस रूट से घुसने वाले ट्रेडर्स अय्याशी का अड्डा समझते थे। रिसर्च जो थे वो काम करने वाले लेबर क्लास समझते थे। कम पैसे में ज्यादा काम करने वाले लेबर, ज्यादा उन लोगों को कोई मतलब नहीं। स्पोर्ट्स पे ब्रिटिश जो पैसा कमा रहे, इतना उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, उतना वो कमा नहीं पाए। थोड़ी दूर में बगल पे ही जिसपे एक चाइना देश था, वो बहुत ज्यादा पैसा बना रहा। चाइना के बगल में जो सी थी, वहाँ पर बहुत ज्यादा नेचुरल रिसोर्सेस मिले, जिसको वो दुनिया भर में बेच रहा था, जिस यूके को भी लेना पड़ रहा था। सारी चीजें देखकर ब्रिटिशर्स जो थे चाइना से उतने खुश नहीं थे। हमें पैसे देके इनसे लोग कुछ ना कुछ लेना पड़ रहा है और हमारे पास कोई ऐसी चीज नहीं है जिससे निपटने। ब्रिटिशर्स ने अजीब गरीब तरकीब अपनाई, जिससे कि ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं था जिससे चाइना के लोगों की डिपेंडेंसी। प्रोडक्ट आइडेंटिफाई किया जिसको चाइना भी, उसकी लत लगाई। फिर उसके बाद वो चाइना के लोगों को उसकी लत लग गई, उस पर ज्यादा डिपेंडेंसी हो गई तो एक्सपोर्ट करने लगे, जिससे चाइना की मजबूरी हो गई इम्पोर्ट इस प्रोडक्ट को लेने। प्रोडक्ट का ओपीएम नाम, अफीम। इससे पूरी चाइना अफीम का नशा बहुत तेजी से फैल, जो नशा चाइना में फैल चुका था धीरे धीरे सिंगापुर में भी फैलने लगा। मोस्टली सिंगापुर के अंदर जो चाइनीज लेबर वही आती थी। 1847 का डेटा, ईयर 4070 में डेटा था। तो सुनसान टापू था, उसकी पॉपुलेशन तो 70,000 हो, जिसमें 40,000 सिर्फ चाइनीज। 15,000 लोग भी ज्यादा से ज्यादा अफीम का नशा कर रहे। तो आप सोच कर देख सकते हैं, जहाँ इतने सारे लोग नशा कर रहे हो, वहाँ पे सड़कों पे क्या हालात हो रहे हो। सिंगापुर की मेजोरिटी पॉपुलेशन है बिना किसी सपोर्ट बल्कि एंटरटेनमेंट की कड़ी मेहनत कर, कम पैसे में काम करती। प्रोटेक्टेड करने की बजाय इस नशे की लत लग गई थी। हाल उस टाइम पे ऐसा हो गया था कि जैसे हम गेस्ट से चाय पूछते हैं, वहाँ पे अफीम पूछने लगे। किसी की जगह अफीम एक दूसरे को देने लगे। अफीम की लत इतनी लग गई थी लोगों को, पैसे थे नहीं, चोरी डाका सब कुछ होना शुरू हो गया। गरीबी तो पहले ही थी, चीज और शुरू हुई। इसके बाद एक चीज ऐसी होती है जिसकी वजह से सिंगापुर की सिचुएशन वो ठीक होने लगा। नवंबर 1869 में गिफ्ट का स्विच कैनाल ओपन हो जाता है, तो ये दोनों रूट से वो यूज होता है। सुंदा स्टेट और मलक्का स्टेट स्विच कैनाल ट्रेडर्स ये रूट यूज करने, क्योंकि ट्रेडर्स के लिए ये रूट ज्यादातर छोटा पड़ने लगा। सिंगापुर का कुछ लेना देना तो नहीं था, बल्कि ब्रिटिश इसमें इन्वॉल्व था, जो कि सिंगापुर अंग्रेजों का जो फोकस था लड़ाई में था, और दूसरी वजह से ग्लोबल ट्रेडिंग जो बहुत कम हो चुकी थी, इससे बहुत भारी असर पड़ा था। यूरोप और एशियन कंट्रीज का जो ट्रेडिंग है उसका बहुत भारी नुकसान हुआ। सिंगापुर पोर्ट्स पे जो अलग अलग लोग काम करते थे, पैसा कमा के पेट भरने लगे, तो लोगों की वो चीज भी रुक गई थी। बेरोजगारी बढ़ गई, खाने पीने का सामान भी नहीं, लड़ाई झगड़े होने लगे थे।
अफीम की लत जो थी वो पहले ही से बड़ी। 1919 में ये पूरे वर्ल्ड में स्पेनिश लूट फैली। इसकी वजह से सिंगापुर जो था वो भी इसके चपेट में आ चुका था। हजारों लोगों की जान चली गई। 1929 के लॉ अलग से आया। यहाँ से चीजें सिंगापुर के लिए हल्की नहीं हो रही थी। 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी शुरू हो गया, तो यहाँ पे सिचुएशन खराब। इसमें एक चीज थी जो जापान और ब्रिटेन एक अगेंस्ट में थे। जापान ने क्या किया, 8 फरवरी 1990 सिंगापुर में हमला कर दिया। 7 दिन के अंदर सिंगापुर ब्रिटिश की आर्मी को हरा के हजारों सोल्जर, और उसके बाद सिंगापुर में पूरी तरीके से मारकाट मचा। आम लोग थे उनको मारती है। पब्लिक प्लेस पे मास किलिंग, लोगों को जिंदा जलाया जा रहा, फोर्स लेबर और भी कई तरीके टॉर्चर लोगों पे किए जा रहे थे। इस टाइम पे सिंगापुर की जो भी हालत, वो सोच भी नहीं सकता था आगे चलकर दुनिया के अमीर देशों में। जापान जो मारकाट मचा रहा था, अगस्त 1949 न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा दे जापान को। इसकी वजह जापान का बहुत नुकसान। फिर जापान सरेंडर कर सिंगापुर उसे छोड़ चला जाता है। फिर ब्रिटिश जो थे सिंगापुर में दोबारा आ गए, तो घुसकर बैठ जाते हैं। बहुत टाइम था जब सिंगापुर एक एक रोटी के लिए था। इस बार जो ब्रिटिश दोबारा, तो उन्होंने कुछ चेंजेस किए। सही तरीके से एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस नहीं होगी तो ये पोर्ट्स में भी बाधा बनी। तो इस चीज को ध्यान में रख के जो ब्रिटिशर्स थे एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस, सेल्फ गवर्नेंस दे दी सिंगापुर के। गवर्नमेंट बना के इलेक्शन करवा के गवर्नमेंट बनाना हो, अपनी डोमेस्टिक लीडर्स लोगों को खुद डिसीजन ले रहे। नेशनल रिलेशंस और जो सिक्योरिटी थी सिंगापुर ब्रिटिशर्स ने वो अपने पास रख ली थी। इसके बाद ईयर 49 सिंगापुर में इलेक्शन होते हैं। टोटल 51 सीट्स इनके ऊपर इलेक्शंस होते हैं। ली कुआन यू पीपल्स इलेक्शन पार्टी बना के और फिर उतरते हैं। वो 51 में से 43 ली को मिल जाती हैं, और वो सिंगापुर के पीएम बन जाते हैं। यही वो आदमी थे जिसने सिंगापुर काया पलट देते हैं। ब्रिटिशर्स एक तरफ सिंगापुर पोर्ट से पैसे कमा, सिंगापुर में इकोनॉमिकल और सोशल एकदम बदल के रख दिया था। इसकी वजह से आज की डेट तक इनको फाउंडिंग फादर ऑफ द नेशन बोल। इस तरीके आज की डेट तक कोई पकड़ नहीं, ट्राई करते हैं और भी सक्सेसफुल नहीं हो पाता। आप कह सकते हैं सिंगापुर की लोकेशन भी अच्छी थी, इसीलिए ऐसा हो पाया। लोकेशंस थी वो इंडोनेशिया थाईलैंड की भी बहुत अच्छी लोकेशन। प्राइम मिनिस्टर ली ने सिंगापुर, इसकी वजह से सिंगापुर एकदम से बदल गया था। अब ऐसा क्या क्या किया उन्होंने, अभी बताएं। ली कुआन यू सिंगापुर के पीएम बनते, उनको एक चीज पता थी, सिंगापुर अगर अपने दम पे खड़ा नहीं हुआ तो सिंगापुर यह देश बचेगा नहीं। अगर गलती से ब्रिटिशर्स छोड़ के चले गए तो सिंगापुर में सिक्योरिटी वगैरह बाकी सारी चीज कैसे मैनेज होगी, इसके बारे में किसी को कोई आइडिया नहीं था। कम्युनिस्ट पावर और सारी चीजें, इसकी इनकी भी नजर सिंगापुर पे। कैसे करके जो इलेक्शन वगैरह हो रहे हैं, जो पार्टी इनको हटा के जो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट को एस्टेब्लिश किया जाए सिंगापुर। पीएम ली के सामने ये तो समय बड़ी, उससे बड़ा एक चैलेंज था। झोपड़ियां, भूखमरी, अफीम के अट्टे, क्राइम, रेसियन अंडरस्टैंड उतना पूरी दुनिया में नहीं। उस टाइम पे अनएम्प्लॉयमेंट सब में ज्यादा था, खाने की बहुत ज्यादा दिक्कत। हर हफ्ते कोई ना कोई वर्कर की स्ट्राइक कर देता सिंगापुर के अंदर जो लोग थे वो बहुत ज्यादा डिवाइडेड रह रहे थे, जिससे अपनी कम्युनिटी से भी मतलब रखते। सिंगापुर एज ए नेशन किसी का कोई लेना नहीं देना नहीं, तो अपनी कम्युनिटी से मतलब रख रहे थे। जिस एरिया भी थे उन्होंने कम्युनिटी वाइज बांट लिए थे। जैसे चाइनीज पॉपुलेशन की जो मेजोरिटी थी डाउनटाउन एरिया में रहती थी, फॉर्म गैंग में रहती। इंडियन जो थे जो श्रंग बूम में मेजोरिटी में, पूरा देश जो एकजुट नहीं था। इससे वजह से सिंगापुर का बहुत ज्यादा नुकसान। पीएम जो ली थे यही डिसाइड के आएंगे वो सब। पीएम बनते ही इन्होंने नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम था, वो भी सिंगापुर का बहुत छोटा, वो छोटे से एरिया में पूरा नेशनल एंथम आ जाता है इस नोट में। सारी चीजों से निपटने के लिए पीएम ली जो कर 1960 में 17% आबादी झुग्गी झोपड़ी अलग अलग कम्युनिटी बना के उसको खत्म करने के लिए पीएम ली ने हाउसिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड HDB बनाया। जमीन खरीद के बड़े बड़े हाउसिंग यूनिट बनाए। झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले सस्ते में, उनके पास पैसे नहीं थे, उस पर लीज पे भी दिए। जो जॉब करते थे उनका सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कटता, वो पहले नहीं निकाल सकते थे, लेकिन इन्होंने कुछ चेंजेस किए। जो लोग थे जो अगर घर बनवाने के लिए या बीमारी के टाइम पे निकाल सकते थे प्रोविडेंट फंड, जिससे होता ये है कि जो लोग थे
झुग्गी झोपड़ियां थी जो कि बिल्डिंग में कन्वर्ट हो गई, जो गवर्नमेंट मिक्स पॉपुलेशन बिल्डिंग अलॉट की यूनाइट हो, जो लोग अलग अलग बना के रह रहे थे, ये चीज खत्म हो। जिससे होता उन्हें पता था जो रिलीजन को लेके भेदभाव खत्म करना है तो किसी एक धर्म एक जाति की बात करना, इसको रोकना हो, धर्मों को इक्वल रिस्पेक्ट और इक्वल समन्वय, अगर इसको खत्म करना है उसकी शुरुआत स्कूल लेवल पे ही करनी हो। टाइम पे जो स्कूल में माली कम्युनिटी के बच्चे थे, सिंगापुर स्कूल में चाइनीज के बच्चे चाइनीज स्कूल में, जो बाकी कम्युनिटी थी अपने अपने प्रेफर्ड स्कूल में जाते। इससे निपटने के लिए जो कम्युनिटी स्कूल से कहीं ज्यादा अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर और फैसिलिटीज ज्यादा गवर्नमेंट स्कूल स्टार्ट कर दिया। बहुत ही कम पैसों में गवर्नमेंट स्कूल में ऑफर किए, जिस लोगों ने फैसिलिटीज और पढ़ाई देखी। कम पैसे में इतनी अच्छी फैसिलिटीज, इतनी अच्छी पढ़ाई मिल रही है तो गवर्नमेंट स्कूल में डालना शुरू कर। कम पैसों में हाई क्लास एजुकेशन मिल रहा है। स्कूल्स के अंदर भी गवर्नमेंट का फोकस जैसे हर एक धर्म की रिस्पेक्ट करना, यूनाइट होकर रहना है। बच्चों को फैंसी ड्रेस कंपटीशन में भी जैसे चाइनीज बच्चा है वो माली की आ सकता, इस तरीके का कल्चर स्कूल में डेवलप किया और टीचर्स उनको भी ये बताया कि पीएम ने इसका काम था कि लोगों को यूनाइट करना, जो उन्होंने कल्चर इवेंट्स कर लैंग्वेज की वजह मल्टीनेशनल लैंग्वेज कई जगह पे ऐसा था कि माली कल्चर इवेंट्स उसमें पार्टिसिपेट करता था। माली भी जो थे वो चाइनीज के इवेंट में पार्टिसिपेट। सिंगापुर के अंदर जो मेजोरिटी थी चाइनीज, मालिस, तमिल और इंग्लिश बोलने वालों की, चारों लैंग्वेजेस को लैंग्वेज बना दिया गया। देश का यूनाइट करने में पीएम कामयाब हो गए थे इनके, और देश की जो इकोनॉमी थी टीन और रबड़ की प्रोडक्ट्स इसी पर टिकी हुई थी। उसका कंट्रोल भी मलेशिया के हाथ में, इम्पोर्टर था। उसके साथ साथ सिंगापुर में कोई नेचुरल रिसोर्सेज जिसके बेसिस पे वो कुछ पैसे बना, और दूसरी तरफ जो सिक्योरिटी भी थी ब्रिटिशर्स संभाल रहे थे। मान लो अगर ब्रिटिशर्स छोड़ के चले जाते लगती किसी भी देश को सिंगापुर को रेजिस्टेंस खत्म करने में, कि जो पीएम थी कहीं ना कहीं डे वन से अगर मलेशिया का सपोर्ट टाइम टू टाइम मलेशिया को खुश करने की कोशिश भी करते थे। माले रीजन को माले को सिंगापुर का नेशन अनाउंस कर दिया था। पीएम का विश्वास था इससे मलेशिया सिंगापुर जो है वो अलग देश, हमारे देश ही जैसे लोग कुछ होता है हमारे सपोर्ट में आएंगे। इनफैक्ट जो सिंगापुर के पीएम कैसे भी करके जो मलेशिया जो है अपना एक स्टेट बना ले, तो इधर जो सारी चीजें चल रही हैं, पीएम ली जो थे जितने भी प्लान बनाए जा रहे हैं सिंगापुर के अंदर यूनाइट किया जा रहा है, अलग अलग पॉलिसी लेके आई जा रही है, सारे प्लान धरे के धरे रह जाए। करप्शन रहे को लेकर जून 1916 में करप्शन एक्ट ये पास किया है, जिस पब्लिक या गवर्नमेंट किसी भी सेक्टर पकड़ा गया तो 1 लाख सिंगापुर डॉलर की पेनल्टी, 5 से 7 साल की भी जेल हो सकती। इन करप्शन केसेस की जानकारी CPIB करप्ट प्रैक्टिसेस इंटरप्रिटेशन बेस पूरे डिपार्टमेंट को पीएम लीड करें, गवर्नमेंट के कंट्रोल से ही बाहर की रिपोर्टिंग डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर को दी। इसके बाद ईयर 1916 इकोनॉमिक डेवलपमेंट EBD, इसका मेन पर्पस ये था इन्वेस्टमेंट अगर लेके आएंगे तो जिससे सिंगापुर का आर्थिक स्थिति सुधरने की उम्मीद है। लोगों के पास पैसा और जॉब्स दोनों आ जाएंगी, जिससे होता है कि इन्होंने ये डिसाइड किया जो बाहर से आने वाला अगर नई इंडस्ट्री सिंगापुर में सेटअप कर उसको टैक्स बेनिफिट्स दिए जाए। केसेस में 1-2 साल का टैक्स हॉलीडे भी, आप आओ अपनी कंपनी सेटअप करो, 1 से 2 साल तक कोई टैक्स नहीं लगे। जो पीएम ली थे जो छोटे छोटे स्टेप तो ले रहे थे, इसके साथ साथ पहले भी मलेशिया से बैक टू बैक मीटिंग कर सिंगापुर को सिंगापुर को स्टेट बना। एम था जो सिक्योरिटी को लेकर डर खत्म हो, और उनका ये भी मानना था कि मलेशिया में इंडस्ट्री वगैरह ज्यादा है, जिससे ग्रोथ सिंगापुर की अकेले होगी मलेशिया के साथ मिलकर ज्यादा से अच्छी हो। मलेशिया का मार्केट खुलने से लोगों के पास ज्यादा अपॉर्चुनिटीज होंगी, उनके पास ज्यादा पैसा। जी अपना डिसीजन थोपना नहीं चाहते, लोगों की भी राय जानना चाहते, लोग क्या सोचते हैं इसके। 1961 में मर्ज और जितनी सिंगापुर को मलेशिया से जोड़ने की वोट, सिंगापुर और मलेशिया का मर्जर हो जाए, सिंगापुर मलेशिया का स्टेट बन चुका। शर्त ये रखी गई थी मलेशिया सिंगापुर का, सिंगापुर अपने एनुअल रेवेन्यू 40% मलेशिया सेंट्रल गवर्नमेंट को देना होगा। सिंगापुर जो है एजुकेशन लेबर को लेकर जो रूल्स, लेकिन डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स और मिलिट्री जितनी, इसके साथ सिंगापुर को टोटल 15 सीट दी। पीएम ली जो थे वो आराम से मान जा। 1963 सिंगापुर ऑफिशियली मलेशिया के एक कंट्रीज थे,
उसका एक स्टेट बन जाता। इसके बाद क्या होता, 1 मार्च 1969 सिंगापुर ऑलरेडी मलेशिया का स्टेट बन। पीएम ली जो थे उनकी जो पार्टी है वो भी इलेक्शन लड़ेगी। पहली बार जो था जो मलेशियाई गवर्नमेंट, उनको थोड़ी सी दिक्कत होना शुरू हो गई। मालेस और चाइनीज जो दोनों थे, सिंगापुर की जो पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन वगैरह में घुस के खुद ना बड़ी बन जाए और वे उनकी पार्टी पीछे ना रह जाए। इधर जो सारी चीजें 21 जुलाई 1964 को क्या होता है, मोहम्मद का सेलिब्रेशन कर रहे हैं। सिंगापुर के अंदर जो चाइनीज कम्युनिटी हो जाती है और इतनी बढ़ जाती है, जो दंगे हो जाते हैं, 23 लोगों की जान चली जाती है और कई सौ लोग घायल हो जाते हैं। बात यहाँ भी नहीं रुकती है, जैसे मुस्लिम और चाइनीज जो थे उनमें दंगे हो जाते हैं। सारी चीजें जब मलेशिया डिस्कस होने लगी थी, मलेशियन गवर्नमेंट आती है और वो ली से बात करती है, तो जो ये समझाती है कि मलेशिया जो माले लोगों का है उनको फेवर करो, उसका पॉलिटिकल एडवांटेज भी हो, चाइनीज को थोड़ा सा पीछे रखो, इससे होता आप मना कर देते हैं। इतने सालों से इसी चीज पे काम, कैसे लड़ाई करवाना ठीक है, हमारे लिए हर धर्म सेम है। यहाँ से जो मलेशियन गवर्नमेंट जो उनको समझ में आ गया था, जो सिंगापुर थोड़ी सी गलती कर दी, हमारी सुन भी नहीं रहे हैं। चल गए जो हमारी पॉलिटिकल इंटरेस्ट जो सफर करेंगे, और सिंगापुर के बाकी लीडर्स होते हैं उनको जेल में डाल देते हैं। उनको थोड़े टाइम बाद ही मलेशिया उनको अब्दुल रहमान बीच में आ गए और सिंगापुर को 1960 मलेशिया से बाहर कर देते हैं, उसको हटा के अलग छोड़ देते हैं। सिंगापुर दुनिया का एक ऐसा लोग को जबरदस्ती आजादी दी गई है। सेम डे पे ली प्रेस कॉन्फ्रेंस कम्युनिकेटेड रिपब्लिक ऑफ सिंगापुर बना देते, चाहते नहीं थे मलेशिया से अलग होना। इनफैक्ट वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, वो गए थे रोने के कुछ ही टाइम में पीएम ली समझ में आ गया था जो सिंगापुर को अब कोई बचाने नहीं आए, तो कुछ करना है इनको खुद ही करना हो। इधर जो सारी चीजें चल रही, एक दिक्कत और खड़ी हो जाती। रिसर्च भी जो थे वो कैलकुलेशन वगैरह कर रहे हैं, उनके वहाँ पे भी इलेक्शन चल रहे थे। नुकसान को देख के डिसाइड कर मिलिट्री की जो एक्सपेंसेस है वो कम कर कॉलोनीज में फायदा कम और नुकसान ज्यादा हो, उससे बाहर आ जाएंगे। 18 जुलाई 1967 ब्रिटिशर्स ये फैसला लेते हैं कि जो सिंगापुर है उसको वे साउथ ईस्ट इंक्लूड निकल जाएंगे और जितने भी सैनिक हैं वो उन्हें वापस बुला लेते हैं। 1917 अपनी आर्मी पूरी तरीके से वापस। अब जो ये चीज थी के साथ साथ जो सिंगापुर के बाकी लोग थे वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। ब्रिटिश आर्मी सिंगापुर के लोगों को सिर्फ सिक्योरिटी नहीं देती थी बल्कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट, जिससे वो 2 वक्त तक खाना खा सकते। ली थे जो उनके पास इमीडिएट ऑप्शन नहीं था, जिससे वो इतने सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट करते हैं। जो लंदन जाकर रिक्वेस्ट करते हैं कि आप बहुत ज्यादा मनाने की कोशिश भी करते हैं, होता यह है कि फिर कोई भी चीज काम नहीं करती। ब्रिटिशर्स आराम से सिंगापुर को छोड़ चले जाते हैं। इस टाइम सिंगापुर पूरी तरीके से अकेला पड़ जाता। थोड़ा बहुत एम्प्लॉयमेंट था वो भी कम हो चुका था। सिंगापुर हालत जो थी सिक्योरिटी के नाम 4000 लोगों की केवल 2 बटालियन 2 शिप्स थे और फोर्स तो थी ही नहीं। खुद की आर्म फोर्स वगैरह बनाकर जैसे तैसे आगे बढ़ते हैं। के सामने डू और डाई वाली सिचुएशन थी। ली बैक टू बैक स्टेप लेना शुरू कर दे। पहली चीज तो ली ये करते हैं साउथ ईस्ट बैक टू बैक बात करने एसोसिएशन ऑफ साउथ ऑफ नेशन इसको बनाते। सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड इनको जोड़ते हैं ताकि ये सारे लोग एक दूसरे इकोनॉमिकली और जो रीजन के अंदर जो पीस है उसको मेंटेन करे। कोई दिक्कत भी आती है किसी के ऊपर तो वो सपोर्ट करे। स्टेप ली जो लेते हैं जून 1960 स्ट्रॉन्ग टाउन कॉर्पोरेशन बनाते हैं। स्ट्रॉन्ग सिंगापुर के वेस्ट रीजन के एरिया को कहते हैं। इसमें ली ये डिसाइड करते हैं इंडस्ट्रियल हब बनाएंगे। यहाँ पे बाहर की कंट्रीज की जो कंपनी जो अपनी कंपनी सेटअप करे। क्वेश्चन ये है जो बाहर की कंपनी वो सबको छोड़कर यहीं पे आके क्यों सेटल होगी। सिंगापुर के पीएम जो ली थे इन्होंने कई सारे ऑफर्स निकाले थे। कई इंडस्ट्रीज को टैक्स फ्री कर दिया। कुछ इंडस्ट्रीज को टैक्स हॉलीडे भी दे। सालों तक आप टैक्स के बारे में बिल्कुल मत सोचिए। यहाँ पहुंचिए, अपनी कंपनी सेटअप कीजिए, जनता उनको रोजगार। इसके साथ साथ ऐसे लेवल लॉ कर दिए जो पूरी दुनिया में पर भी जो कंट्रोल था, लोग भी जो थे गरीबी में थे वे भी काम करने से पीछे नहीं हटते। बैक टू बैक मीटिंग करके यूएसए, जापान, हांगकांग, ताइवान, मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया, यूरोपियन देशों के साथ उनको भी मना लेते हैं सिंगापुर में आके सेटअप करने की। सिर्फ 2 साल के अंदर 30,000 से ज्यादा जॉब क्रिएट हो जाती। बड़ी ऑयल रिफाइनरी सेटअप की। इस तरीके से किया सिंगापुर वर्ल्ड का तीसरा सबसे बड़ा ऑयल रिफाइनरी हब बने, सेंटर भी बन गए। छोटे छोटे इंसिडेंट जो हुए मलेशिया के ऊपर सिंगापुर की डिपेंडेंस थी वो खत्म हो गई थी, जो कि पीएम ली थे जो सिंगापुर काफी ज्यादा से ज्यादा जॉब्स क्रिएट कर
ईयर 1917 आते आते ली जो चाह रहे थे उन्होंने अचीव कर लिया था। ईयर 1917 तक एक भी आदमी अनएम्प्लॉयमेंट फैक्ट इतनी जॉब क्रिएट हो चुकी, बाहर से आदमी बुलाने पड़ रहे थे। 3.9% तक पहुंचे इंडियन के काफी। इसके बाद टाइम था सिंगापुर का सब में अमीर देशों में आने, बहुत ज्यादा ऑर्डर्स आ रहे थे बाहर, तो बुलाने के बावजूद भी काम पूरा नहीं हो पा रहा। ओवर टाइम भी करने के बाद ऑर्डर्स थे उनकी डिलीवरी भी अचीव नहीं कर ली थे। प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरीज हैं जो लेबर स्टाइल किट कॉइंस, लेबर बहुत ज्यादा लग रही है, मेहनत बहुत ज्यादा और पैसे इसमें बहुत ज्यादा कमी है। इस तरीके से उन्होंने सोचा कि हम अगर ऐसे ही चलता रहा तो कि ही बिजनेस आ जाए जो हमारी ग्रोथ है यहीं पर रुक जाएगी, तो कि ऐसा करना पड़ेगा जिससे मेहनत कम लगे और पैसा ज्यादा। ऐसी पॉलिसी टेक्नोलॉजी और स्किल जैसे मशीनरी, इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स, कंप्यूटर पार्ट, फार्मा प्रोडक्ट, इसमें मेहनत कम और पैसा ज्यादा। तो कुछ दिन काम करने के डेवलपमेंट बोर्ड EDB अनाउंस करता है जो हाई टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री सेटअप करेगा। 5 साल तक सिंगापुर के अंदर टैक्स की कोई टेंशन नहीं लेनी पड़ेगी। 5 साल तक एक फूटी कौड़ी उन्होंने बाहर की कंपनी, दूसरा जो खुद के देश में जो कंपनियां उनको भी ऑफर, अगर कोई मशीनरी अपग्रेड करना चाहे, टेक्नोलॉजी लेवल को इम्प्रूवमेंट करेगा, उनको भी टैक्स में इंसेंटिव मिलेगा। कंपनीज आने लगी और स्किल्ड वर्कर्स की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़, स्किल्ड वर्कर्स की डिमांड बहुत ज्यादा। स्किल के जो सिंगापुर के लोग तो उसके लिए भी इन्होंने एजेंसीज के साथ मिलकर जॉइंट इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग सेंटर बना, थ्योरेटिकल नॉलेज के ऑफ स्किल जो ट्रेनिंग दी, जिससे लोगों ने बहुत जल्दी सीखना शुरू कर। इसके साथ साथ एक चीज और कर दी इन्होंने, बहुत बड़ी गेम चेंजर बनी। किसी देश की इकोनॉमी के हिसाब से बैंक में इंटरेस्ट देती है। टाइम पे सिंगापुर की इकोनॉमी ग्रोथ बहुत तेजी से बढ़ रही थी, बैंक इंटरेस्ट है कोई बहुत ज्यादा मिल रहे थे और दुनिया के सब में ज्यादा बैंक इंटरेस्ट देने वाले एक हो गया था। नॉर्मली जब ऐसा केस हो वो भी आकर यहाँ पे इन्वेस्ट करते। सिंगापुर में क्या होता है उसमें 45 गवर्नमेंट ले ली थी। बाहर के बैंक्स भी सिंगापुर के बैंकों के अंदर इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे। ये चीज देखकर PM ली कहते हैं गवर्नमेंट वो भी बंद कर दिया। एक स्ट्रेटेजी से सिंगापुर बहुत ज्यादा फायदा होता है। फॉरेन बैंकों ने सिंगापुर की बैंकों में इतना ज्यादा इन्वेस्ट किया, सिंगापुर इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर बन गया। इसके बाद भी जो ली थे वो रुकने स्टेप और लेंगे। इन्होंने नोटिस किया जो सिंगापुर वर्कर्स हैं हाई टेक्नोलॉजी वाले प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, लो वैल्यू प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, मतलब उनसे प्रॉफिट भी कम आ। इसके साथ ही क्या करते हैं जी, हाई वैल्यू वाले प्रोडक्ट बनाने के लिए बोलते हैं लोग, ताकि कम मेहनत में और ज्यादा पैसा। PM ली जो थे उनका सपना सिंगापुर जो था दुनिया की सबसे अमीर कंट्री बनाना। 30 साल पे 25 साल की बीच की वहाँ पे भुखमरी, इतना बड़ा सपना देख रहा, उसको पूरा भी कर रहा। ये जो चीज भी डिसाइड हुई के लिए भी इन्होंने बहुत ज्यादा इंसेंटिव 1918 हाई सैलरी स्कीम लेके आए। स्किलफुल लेबर को उनके स्किल के अकॉर्डिंग सैलरी वगैरह अनाउंस की। आज से जो इंडस्ट्री प्रोडक्ट बनाती है उनको पहले की तरह इंसेंटिव दिए और टैक्स वगैरह में छूट भी ज्यादा छूट दी। ने अलग से अपने बजट में स्किल डेवलपमेंट फंड भी बना, ताकि इनके देश की जो ट्रेनिंग R&D, कंप्यूटराइजेशन, ऑटोमेशन वगैरह हाई एंड प्रोडक्ट बन सके, जिस उसमें इन्वेस्ट करने की उनको सब्सिडी मिले। सक्सेसफुली किया, सिंगापुर वैल्यू प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग बन गया। 1983 में सिंगापुर पूरे वर्ल्ड में हार्डेस्ट कंप्यूटर में यूज होती थी हाई वैल्यू वाले प्रोडक्ट्स, मेजर एक्सपोर्टर बन गया। बैक टू बैक अपनी कंट्री को एडवांस करते, ये सारी चीजें तो कर ही रहे थे। इसके साथ साथ टूरिज्म, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन। PM ली ने सिंगापुर बोटेनिकल गार्डन भी बनाया, संतोषा आइलैंड, मास रैपिड ट्रांजेक्शन, MRT सिस्टम और साइंस पार्किंग, इतने सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बनाए, जिससे होता है पूरे वर्ल्ड में सिंगापुर का नाम। आज की डेट की बात करें तो सिंगापुर 2 सेफेस्ट, क्लीनेस्ट, ब्यूटीफुल कंट्रीज में गिना जाता है। बेस्ट एंड अफोर्डेबल हेल्थ केयर, 90-70% लिटरेसी और टॉप क्लास एजुकेशन सिस्टम, मोस्ट एफिशिएंट पब्लिक ट्रांसपोर्ट के साथ वर्ल्ड बेस्ट एयरपोर्ट की GDP पर कैपिटल 1,27,000 $। वर्ल्ड में सेकंड नंबर, एशिया में नंबर 1 पे आता है। 6 में से एक आदमी करोड़पति। इतनी पिछले कुछ सालों में सिंगापुर का वर्ल्ड एक्सपेंसिव सिटीज में आ गया है, जिस करप्शन और क्राइम यहाँ पे ना के बराबर। बिना पूछे वाईफाई कनेक्ट करने ले, पब्लिक स्कोपिंग फैलाने पे, चिंगम खाने पे, बेचने पे, पब्लिक टॉयलेट में फ्लश ना करने तक पे अच्छा खासा फाइन है और जेल की सजा भी हो सकती। थोड़े सी भी ड्रग्स के केस में पाए जाने पे कड़ी से कड़ी सजा दी जा रही। आज की डेट में ना जाने कितनी कंट्री सिंगापुर के सिस्टम को कॉपी करना चाहती।
कॉपी भी करती है, लेकिन उसके बावजूद सिंगापुर जैसी नहीं बन पा। सिंगापुर का जो कोर है उस पर फोकस, दूसरे देश उस पर फोकस नहीं। लोगों की यूनिटी, जीरो करप्शन, पीएम पॉलिटिक्स करने का, अपने कुर्सी के बारे में सोचे तो देश ही नहीं बचेगा, और देश ही नहीं बचेगा। पीएम की कुर्सी संभालने से रीजन है पीएम लीग की बात आज की डेट तक हर कोई करता। और नए यूट्यूबर है, प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और मदद करिए और भी आगे वीडियो बनाने की।